हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि आप लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और साइंस का और भी प्रैक्टिस सेट पेपर है जो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी I/R²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ओम के नियम से धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। क्या होता है, I बराबर V/R होता है। ठीक है, तो यानी तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर हो जाएगा आपको V² R। ठीक है, तो P बराबर क्या होगा, यानी विद्युत शक्ति बराबर होगा V² R। ठीक है, तो देखिए V बराबर होता है चूंकि IR। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, V बराबर IR। P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा आपको P बराबर हो जाएगा I²R। ठीक है, I² R हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए कहता है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv², तो ये हो जाएगा 1/2 m कितना है, तो m है आपको 15, द्रव्यमान है 15, और यहाँ पे जो है भी वे कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 120 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 120, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। क्या होगा, तीसरा। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि पुतली की फोकस लंबाई लेंस द्वारा दिया जाता है। तो 114 का देखिए, यदि किसी लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है तो वह एक पतला लेंस होता है। ठीक है, कहता पुतली की फोकल लंबाई लेंस द्वारा दिया जाता है, तो यदि किसी लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है तो वह एक पतला लेंस होता है। ठीक है, पतला लेंस सूत्र द्वारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/v बराबर 1/v बराबर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, v है आपको ऑप्टिकल केंद्र से छवि की दूरी, और u है ऑप्टिकल केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर 114 का ए ऑप्शन, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो 115 का होगा 3, लोहा। तो देखिए लकड़ी, लोहे तथा मोम के आकार समान है, परंतु लोहे का द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, अतः पृथ्वी की तरफ लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g समान होगा, क्योंकि माध्यम वायु, अतः W² बराबर क्या होगा, mg। ठीक है, mg। अब पृथ्वी पर सबसे पहले जो है लोहा आपको पहुंचेगा, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। कहता लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, लोहा। नेक्स्ट 116 है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो देखिए 116 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए एक आंख की अपेक्षा दोनों आँखों का होना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस कारण से उसे दूरी तथा गहराई का एहसास होता है। एक आँख से देखने पर कॉर्निया में आवश्यक मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिससे देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा इस कारण से कि दूरी व गहराई का एहसास हो। नेक्स्ट 117 है
कि एक प्रिज्म का कोण है 60, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक √2 है, एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, निर्गत किरण द्वारा बना कोण। तो देखिए 117, तो निर्गत जो है आपतन कोण कितना है 45, प्रिज्म का कोण है आपको 60 और अपवर्तनांक दे दिया गया है, यानी अपवर्तनांक जो है आपको दे दिया गया है कितना √2। तो देखिए स्नेल के नियम से अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल बाई टू, ए प्लस डेल बाई टू, बटा में होगा साइन a बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको √2 बराबर, यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक दे दिया गया है, तो अपवर्तनांक √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा आपको साइन 60 डिग्री, साइन 60 बाई टू, यानी साइन a बाई टू, तो साइन 60 बटा 2 ये हो जाएगा साइन, ऊपर में होगा 60 प्लस डेल और नीचे में हो जाएगा आपको साइन कितना 30, साइन 30 डिग्री, ये √2 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये या फिर √2 बराबर, देखिए याद रखिए क्या था कि √2 बराबर था आपको साइन 60 प्लस डेल बाई टू बाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये 1/2 इधर आएगा, तो √2 इंटू 1/2 बराबर हो जाएगा आपको साइन 60 प्लस डेल बाई टू। ठीक है, और ये कट के कितना होगा 1/√2, यानी 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको साइन 1/√2 का मान होता है साइन 45, साइन 45 बराबर 10, तो यानी ये हो जाएगा 45 बराबर 60 प्लस डेल बाई टू। ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो 45 दूनी 90, फिर ये 60 इधर आएगा माइनस में, तो कितना होगा डेल का मान 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो निर्गत कोण द्वारा बनाया गया कोण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 117 का फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा, तो स्नेल के नियम से याद रखना है अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल बाई टू बाई साइन a बाई टू। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 118। एक लकड़ी झूले में बैठकर झूल रही, यदि लड़की है, देखिए कहता है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल। तो देखिए 118 का क्या होगा, तो दोलन काल, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट कम हो जाएगा। तो यदि एक लड़की झूले में झूल रही तो उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे होता है। ठीक है, और जब यही खड़ी हो जाती है तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर आ जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप लंबाई L कम हो जाती है, अतः आवर्तकाल का मान घट जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक T बराबर क्या होगा 2 पाई रूट अंडर L/G। ठीक है, अपवर्तनांक T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। तो देखिए सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है 2 सेकेंड होता है। ठीक है, आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रहे हैं, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट 119, देखिए 119 की यदि बात करें, 119 है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो 119 का होगा तीसरा ऑप्शन, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचती है उसकी गतिज ऊर्जा कम तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। ठीक, अतः भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120, कहता कि जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि 120 का होगा 2, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। ठीक है,
तो याद रखना है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। परिणाम स्वरूप सीले बिस्कुट थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर कुरकुरे हो जाते हैं। फ्रिज से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो कि प्रदूषक का कार्य करती है। नेक्स्ट 121 देखिए 121 है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। 121 का 3 गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रति दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए 122 कहता है कि विद्युतीय विलगन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। 122 का 3 धारा के उसमें प्रभाव पर। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज परिपथ में एक संरक्षणात्मक जो है अवयव है जो नियत मात्रा में अधिक धारा बहने पर जो है तोड़ देता है, जिससे अन्य महंगे विद्युत उपकरण की इच्छा होती है। ठीक है, तो विद्युतीय विगलन में किस पर आधारित होती है, तो धारा के उसमें प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देता है। इसका कारण, तो देखिए 123 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए लड़के को आवाज़ें 2 बार सुनाई देंगे क्योंकि इस्पात में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि की वेग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग 5800 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ खाली स्थान ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। 124 का फर्स्ट पीली। तो देखिए असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 125 कहता है कि एक रासायनिक समीकरण जो है संतुलित होता है यदि। तो देखिए इसका जो 125 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए तीसरा ऑप्शन यानी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि समीकरण के दोनों ओर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। यह एक आवश्यकता है जो पदार्थ के संरक्षण के नियम के अनुरूप होने के लिए समीकरण को स्पष्ट करता है। फिर है गैसोहोल क्या है। गैसोहोल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। तो देखिए गैसोहोल में एल्कोहल व पेट्रोल का अनुपात जो है 1:3 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर पुनः पानी में बदल जाता है, इससे यह प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखिए पेट्रोल से प्रदूषण हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जो है खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। 127 का होगा फर्स्ट पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए स्टाइरीन का बहुलक पॉलीस्टाइरीन होता है। इसका उपयोग जो है सिंथेटिक रबर आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 128 निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। 128 का 2 सोडियम। क्या होगा 128 का 2 सोडियम। तो देखिए सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील होता है। यह हवा में मुक्त अवस्था में रखने पर अभिक्रिया कर लेता है, इस कारण इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करता है, सोडियम। नेक्स्ट फिर है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में जो है अपचयन अभिकारक है। 129 का राइट आंसर होगा 3 कोबाल्ट CO। तो देखिए उपरोक्त समीकरण को यदि देखें तो यहाँ पे जो होगा CuO प्लस CO यह अभिक्रिया करेगा और ये बनेगा Cu प्लस CO2। ठीक है, CO2। तो देखिए उपरोक्त समीकरण में CO अवकारक
यानी रिडक्सिंग एजेंट हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा आपको CO, यानी तीसरा ऑप्शन CO। तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है CO, कोबाल्ट। नेक्स्ट 130 कहता है कि Fe प्लस CuSO4, ये होगा FeSO4 प्लस Cu, दी गई अभिक्रिया खाली स्थान का एक उदाहरण है। 130 का होगा तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु एक परमाणु अथवा मूलक का स्थान कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक ले लेता है। Fe प्लस Cu4, ये हो गया FeSO4। देखिए FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठते हैं। 131 का होगा दूसरा, श्वेत फास्फोरस। अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद जो है धूम्र बनते हैं, जिसकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132 कहता कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है। 132 का 3, एनिमल का चारकोल। ठीक है, तो एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थ के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 133 है, हाइड्रोजन गैस एक मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 kg उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी। 133 का 3, 580 kg। कितना होगा 580 kg। 133, तो देखिए H2 हाइड्रोजन का एक मोल होता है। हाइड्रोजन का एक मोल जो है बराबर है 2 ग्राम। हाइड्रोजन का एक मोल बराबर 2 ग्राम, इसीलिए 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम में उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा, तो 290। 4 ग्राम में उत्पन्न ऊर्जा होगा 290 गुना में 2। चूँकि हाइड्रोजन का एक मोल बराबर होता है 2 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना होगा 580 kg, सी ऑप्शन। तो हाइड्रोजन गैस का एक मोल जो है ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 kg उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2 हाइड्रोजन का एक मोल होता है। हाइड्रोजन का एक मोल 2 ग्राम के बराबर है, तो इसलिए 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा कितना होगा 290 गुने कितना होगा 2 होगा, 290 गुने 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी उष्मा शोषक क्रिया। तो देखिए स्वेद वाष्पन उष्मा शोषक क्रिया है। ठीक है, इसमें शरीर की उष्मा स्वेद के रूप में जो है वाष्पित होती है, अर्थात इसमें उष्मा शोषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से कौन सा तापमान के प्रभाव के विषय में सही नहीं है। 135 का होगा 3, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और वह उसका क्वथनांक कहलाता है। 135 का 3, तो ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक जो है गति में से कंपन करने लगते हैं। उष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बलों को पार कर लेती है। इस कारण जो है कण अपने स्थानों को छोड़कर अधिक स्वतंत्र लेकर गति करने लगते हैं।
एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर जो है वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर होगा अब 136। तो देखिए 135 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी तीसरा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो होगा तीसरा अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा कैंसर खतरा है। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि क्रेब चक्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो देखिए 137 का होगा आपको 137 का राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए क्रेब्स चक्र जो है एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के भीतर पाए जाने वाले झिल्ली प्रोटीन होते हैं। क्रेब्स चक्र एंजाइमी प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो सभी एरोबिक जीवों में होती हैं। इसमें जो है एसिटाइल इकाइयों का ऑक्सीडेटिव चयापचय शामिल है और सेलुलर ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। 138 है कि सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। 138 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी जंभिका दंत के। तो विषैले सांपों के ऊपरी जबड़े की जो है मैक्सली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ठीक है, यह जो है मैक्सलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथ है। तो सांप के जहरीले दंत है, रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो दूसरा ऑप्शन कम विकसित जानवरों और पौधों। तो देखिए कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। इस प्रजनन के प्रकार है विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन, पुनरुद्भवन और खंडन। नेक्स्ट 140 कहता अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? 140 का गति देने एवं भोजन पकड़ने में। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की है। अमीबा गति देने एवं भोजन पकड़ने के पादाप को जो उपयोग में लाते हैं। अमीबा जीवित प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करता है। वह जो है हर प्रकार के कार्बनिक कणों जीवित अथवा निर्जीव का जो है भक्षण करता है। 141 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है कि नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से परजीवी में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट BCDF। BCD यानी खटमल, फिर हो जाएगा आपको जोंक, फिर हो जाएगा अमरबेल और हो जाएगा जू। ठीक है, तो खटमल, उसके बाद जोंक, अमरबेल और उसके बाद जू हो जाएगा। तो देखिए परजीवी वह जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण एवं सुरक्षा के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और उन्हीं जीवों के शरीर पर जो है अंडे देते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। परजीवी जीवों के अंतर्गत जू, जोंक, खटमल, अमरबेल आते हैं जो जीवों के रक्त को चूसकर अपना भरण पोषण करते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता है कि जैव मंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। 142 का ये कहता है ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में जो है सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 143 का फर्स्ट प्रोकैरियोटिक के केंद्रक नहीं होते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं के कलाविहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। एक कोशिकीय
जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका से जुड़े सभी कार्यों का संपादन करती हैं। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। 143 का 3, एक कोशिकीय जीव शोषण और जनन करते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणसूत्र एक छराकर संरचना होती है जो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं और जीन इसी गुणसूत्र पर दाने के रूप में सटे होते हैं। एक कोशिकीय जीव शोषण और जनन नहीं करते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक पार्ग में झिल्ली होती हैं जो चुने हुए पदार्थ को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, अर्थात यह पदार्थों के गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 145 का फर्स्ट, मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। तो देखिए मानव शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ उत्पाद यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, जहाँ अतिरिक्त अमीनो एसिड यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखिए 146 है कि पौधे उगाने के लिए दोमट मृदा की ऊपरी सतही उत्तम मृदा जो है माने जाने के लिए कारण की पहचान कीजिए। 146 का जो होगा हो जाएगा फर्स्ट, यानी ABC। ए यानी इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं। इसकी जल धारण क्षमता उत्तम है। इसमें खाद ह्यूमस है। ठीक है, तो देखिए दोमट मिट्टी पौधे के विकास के लिए सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वह लंबे समय तक पानी बनाए रखती हैं और पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भी बरकरार रखती हैं। ठीक है, तो ये जो है दोमट मिट्टी के बारे में, इसकी जल धारण क्षमता उत्तम है, इसमें खाद ह्यूमस है। नेक्स्ट 147 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को स्रावित करता है। 147 का 2, अग्नाशय। तो देखिए इंसुलिन रक्त में शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि में स्थित लंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से व्यक्ति में जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि कोशिकाएं जीवों की पाचन एवं अंतःस्रावी प्रणाली की एक ग्रंथि अंग है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम। 148 का होगा दूसरा ऑप्शन, युग्मक बनना, निषेचन और युग्मनज भ्रूण। तो मानव जनन में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है जो मादा अंडाणु एवं नर शुक्राणु दोनों में अलग अलग होता है। इसके बाद निषेचन होता है और अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन हो जाता है। इसके फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है तथा जाइगोट वृद्धि कर भ्रूण का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 149, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 149 का होगा आपको दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरा ऑप्शन यानी केवल सी। ठीक है, तो क्या होगा केवल सी, यानी यदि यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। तो जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जैव विविधता किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख करती हैं और यह परितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए पेड़ों की कटाई एवं जंतुओं को शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आहार रेशे के लिए सही है। तो आहार रेशे के लिए सही जो है आपको तीसरा ऑप्शन ए और सी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो यानी ए और सी। तो देखिए आहार रेशे के लिए सही है कि आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी माना जाता है, में भी जाना जाता है। और रुक्षांश मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। रुक्षांश मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में जो पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, साबुत अनाज और दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य रूप स्रोत हैं। ठीक है, रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, और इसका आयतन बढ़ा देता है और हमारे शरीर को बिना पचे भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ए और सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।